जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद आरके में। दोस्तों, प्राचीन इतिहास की हमारी सीरीज चल रही थी और उसी क्रम में आज हमारी प्राचीन इतिहास की 10वीं सीरीज है, जो कि 30 प्रश्नों की है। इससे पहले दोस्तों हमने प्राचीन इतिहास के 9 वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की हुई है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए ऐसे ही सीरीज लाते रहते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी सीरीज दोस्तों बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक और उसके बाद महाजनपद काल का हमारा आज का पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। तो दोस्तों बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, आइए उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि जन्म का प्रतीक। तो भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो उसको वो कमल को माना जाता है। दूसरा है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी को माना जाता है। अगला है यौवन का प्रतीक। यौवन का प्रतीक सांड को माना जाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। इसके बाद है बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक पीपल को माना जाता है। उसके बाद है बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक। तो बुद्ध के समृद्धि का प्रतीक शेर को माना जाता है। शेर इसका सही होगा। इसके बाद है निर्वाण का प्रतीक। तो निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक स्तूप को माना जाता है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक थे जो अक्सर ही परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमने इसका संकलन किया हुआ था। इसके बाद दोस्तों हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि महाजनपद काल से रिलेटेड है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो ऑप्शंस हैं ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में किस शहर का नाम उज्जैन था? तो ऑप्शंस हैं वाराणसी, अवंती, लखनऊ या जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवंती। प्राचीन समय में उज्जैन को अवंती के नाम से जाना जाता था। तीसरा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो धनानंद, महापद्मनंद, पादुकानंद या कैवर्तनंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद को माना जाता है। अगला है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा, शकों द्वारा, यूनानियों द्वारा या कुषाणों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। भारत में पहली विदेशी आक्रमण करने वाले ईरानी थे। पांचवा है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व, 330 ईसा पूर्व, 332 ईसा पूर्व या 333 ईसा पूर्व। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन से बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या प्रसेनजीत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आप भी हमारे प्रश्नों को पढ़ करके अगर आपको भी इनका आंसर पता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर इनका आंसर बताएं कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, अगर आपको पहले से पता हो तो। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आपको सफलता दिला सकते हैं और 30 में से जरूर 1 या 2 आपके महाजनपद काल से इसमें से प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। इसलिए इन सारे प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या प्रसेनजीत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उदयन। उदयन इसका सही आंसर होगा। आठवां है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राजगीर, चीन, मध्य एशिया या बेबीलोन। तो सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा।
हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर अपना पड़ाव डाला हुआ था? तो ऑप्शंस हैं रावी, पुरुषणी, सोन या झेलम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, झेलम। 10वां प्रश्न है, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ऑप्शंस हैं चित्रित धूसर मृद भांड, गेरुवर्णी रंग वाले मृद भांड, काले और लाल बर्तन या उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह, वैशाली, चंपा या अंग। तो दोस्तों मगध की पहली राजधानी राजगृह को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, सांची में पहला स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ या अशोक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक। सांची में पहला स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस राजवंश ने मुख्य रूप से हिंदू वैदिक अनुष्ठानों को पुनर्स्थापित किया? ऑप्शन है हिंद यूनानी, कुषाण, शुंग या सातवाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग, ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिकंदर महान के उत्तराधिकारी कौन थे? कुषाण, हिंद यूनानी, शक क्षत्रप या सातवाहन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हिंद यूनानी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था? तो ऑप्शन है मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मालवा। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जो था वो अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? तो ऑप्शन हैं 10, 13, 14 या 16। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 16। गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये भी प्रश्न दोस्तों बार बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा का दक्षिण, गंगा का उत्तर, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र या चंचल और यमुना के बीच का क्षेत्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा का दक्षिण वाला क्षेत्र। 18वां है, भारत में श्वेत क्रांति के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शंस हैं एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, अमृता पटेल या एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का प्रणेता वर्गीज कुरियन है, जबकि हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति का प्रणेता। 19वां है, 16वें महाजनपद के बीच निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? तो अवंती, अंग, अश्मक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अश्मक। अश्मक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित था 16वें महाजनपद के बीच। अगला है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो ऑप्शंस हैं गांधार, कंबोज, मगध या वत्स। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, गांधार। अगला है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो कौशल के राजा के लिए या अवंती के राजा के लिए, अंग के राजा के लिए या वैशाली के राजा के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अवंती के राजा के लिए, जो कि अवंती को उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, शिशुनाग। अगला है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। अगला है, काशी और लिच्छवी का विलय
मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अजातशत्रु। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने कर लिया था। 25वां है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? मौर्य वंश, नंद वंश, शुंग वंश या कण्व वंश। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नंद वंश। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। 26वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी या मगध। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मगध। मगध इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, जिसको नियमित या स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। अगला है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? धनानंद, महापद्मनंद, शिशुनाग या बिंबिसार। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, महापद्मनंद। महापद्मनंद को उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन है नियार्कस, एनासिक्रिटीज, एरिस्टोबुलस या हेरोडोट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स जो है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, जबकि नियार्कस, एनासिक्रिटीज और एरिस्टोबुलस ये तीनों जो है सिकंदर के साथ भारत आए थे। आज का हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं मौर्य, नंद, शुंग या लिच्छवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिच्छवी। दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।